हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार और मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। इस मुल्क में जितने सो कॉल पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जिसको सेक्युलर पार्टियां कहा जाता है, जैसे कांग्रेस हो, जेडीएस हो, टीएमसी हो, जितने भी हैं ये पॉलिटिकल पार्टियों की नज़र में अगर बीजेपी पार्टी कम्युनल पार्टी है तो उनकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस को कम्युनल माना जाता है, तो बीजेपी यही चीज़ मानती है पीएफआई के बारे में, जिसे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कहते हैं। आज पीएफआई के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ नेशनल जनरल सेक्रेटरी अनीस अहमद है, जो मास्टर ऑरेटर भी आई है, इस बारे में बात करते हैं। सर, इस्तकबाल है आपका बेंगलुरु अखबार में, पहली बार आपसे बात करें। पहला सवाल, ऐसा क्या है पीएफआई में कि बीजेपी आपसे डरती है? देखिए, पीएफआई बेसिकली एक माइंडसेट है, एक एटीट्यूड है। मुस्लिम कम्युनिटी को ये लोग चाहते थे कि ऐसा एक कम्युनिटी बनाए जो हाथ जोड़े, जो इनकी सारे जो ये इश्यूज़ क्रिएट करे उस इश्यूज़ को माने। लेकिन दूसरी तरफ पॉपुलर फ्रंट आकर एक नया एटीट्यूड दिखा रहा है कि हमारा हक अगर कोई छीनेगा तो हम लोग खामोश नहीं रहेंगे, हमें हमारे हक को बचाने का हर तरीका हमें आता है। तो ये जो एक अप्रोच है, एक एटीट्यूड है जो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर मिसिंग था। जब ये एटीट्यूड वो लोग देख रहे हैं, बीजेपी उन्हें डर लग रहा है। और हमारा एक्सपीरियंस से हम लोग ये जानते हैं कि ये दिखाने के लिए अपने आप को बड़ा बहादुर कहेंगे, दिखाने को अपने आप के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे। इनसे बड़ा जो एक कावर्ड, इनसे बड़ा एक बुज़दिल कोई भी नहीं है। क्योंकि जब आप इनको फेस करते हैं, जब आप इनके सामने अपने हक के लिए रुकते हैं, ये लोग भाग जाते हैं। और वही हुआ। तो ये असल में मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर ऐसा एक एटीट्यूड, एक डायनेमिक नेचर देखना पसंद नहीं करते। अगर पॉपुलर फ्रंट ऐसा होता कि इनकी हर बात को माने, रोते धोते सब्र करते बैठते, तो शायद पॉपुलर फ्रंट को भी ये लोग टॉलरेट करते। आज जो पॉपुलर फ्रंट को ये लोग अपोज कर रहे हैं, दिन रात अपोज कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको पॉपुलर फ्रंट के उतना टारगेट किया जा रहा है। और हमारे लिए यही सर्टिफिकेट है। जिस दिन आरएसएस हमारी तारीफ करने लगेगा, शायद उस दिन हमें सोचना पड़ेगा कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। लेकिन जब तक ये हमें अपोज करेंगे तब तक हमें लगेगा कि हमारे काम से नहीं तकलीफ हो रहा है। सर, जितने लोगों का ये भी मानना है कि अगर आरएसएस एक हिंदुत्व का एक फेस है तो पीएफआई एक माइनॉरिटी अपीजमेंट का फेस है। क्योंकि आप कहने के लिए तो आप कहते हो कि आप हिंदू, दलित, मुस्लिम के लोग, लेकिन आपका रिप्रेजेंटेशन है तो पूरा माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन ही ज्यादा है। और ऐसा क्यों है कि जब भी कुछ इंसिडेंट होता है तो बीजेपी पीएफआई का बैन की मांग करती है? क्या है आप में ऐसा फोबिया, क्या है? पहला चीज़ देखिए, पॉपुलर फ्रंट क्यों एक मुस्लिम तंजीम है। देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी है। हम नहीं कहते, सचर रिपोर्ट, मिश्रा कमीशन रिपोर्ट, हर कमीशन रिपोर्ट यही कहता है। तो इस मुस्लिम कम्युनिटी को अगर आपको डेवलप करना है तो इस कम्युनिटी के अंदर से चंद डायनेमिक फोर्स निकलना है। इसीलिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर काम करता है। अब सिर्फ पॉपुलर फ्रंट नहीं, अगर आप देखेंगे सिर्फ दलित हैं, दलितों के अंदर दलितों की तंजीम है, यादव है उनके अंदर यादवों की तंजीम है, जो मीणा है उनके अलग तंजीम है। तो एक कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाना कोई भी गलत चीज़ नहीं है, क्योंकि आप क्या करते हैं, आप अपनी कम्युनिटी को डेवलप करते हैं। सर, आप पे इल्जाम ये है कि आप जो माइनॉरिटीज में जो बहुत निचले तबके के, उनको आप एक्सप्लॉइट करते हो, इसीलिए आप पे लोग इतना तंज करते हैं। देखिए, बात वही है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैंने पहले बताया, ये लोग चाहते हैं मुस्लिम कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी रहे जो साइलेंस रहे, हर जुल्म को सहे। लेकिन जब ये मुस्लिम कम्युनिटी के पर जब जुल्म होता है और ये मुस्लिम कम्युनिटी खड़े होकर अपने हक के लिए बात करती है, ये इसको एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। हम इसको एक्सप्लॉयटेशन नहीं कहते, हम इसको एम्पावरमेंट कहते हैं। एम्पावरमेंट का मतलब ये, आप उनको इस तरीके से खुद मुख्तार बनाओ, उन्हें किसी की ज़रूरत ना रहे। और जैसा आपने बताया, बहुत सारे सेक्युलर पार्टीज़ को भी ये पसंद नहीं। सेक्युलर पार्टीज़ भी ये चाहते हैं कि मुसलमान हमेशा उन पर डिपेंडेंट रहे। लेकिन हम कह रहे हैं आप किसी पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। पूरे इंडिया ने मुस्लिम कम्युनिटी की ताकत सीए एनआरसी के वक्त देख लिया कि जब हमारे औरत रास्ते पर बैठे, कोविड आने की वजह से वो लोग वापस आए। तो ये कम्युनिटी की पावर, ये कम्युनिटी की ताकत हर कोई मानता है, लेकिन कोई भी इसे रियलाइज़ करने नहीं देता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बीजेपी क्यों हमें बैन करने के लिए कहते हैं? क्योंकि जिस दिन से पॉपुलर फ्रंट बना था, उस दिन से हमने इंडिया के प्रॉब्लम को एनालाइज किया, डायग्नोस किया और सल्यूशन भी बताया। हमने ये डायग्नोस किया, इंडिया में हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम है ही नहीं है। आज तक इंडिया में कभी भी हिंदू मुस्लिम दंगे हुए भी नहीं है। इंडिया में जो भी आज तक प्रॉब्लम है वो आरएसएस का प्रॉब्लम है। और आरएसएस सिर्फ इंडियन मुस्लिम्स के लिए प्रॉब्लम नहीं है, आरएसएस जो है इंडियन सेक्युलर फैब्रिक के लिए प्रॉब्लम है। और हम पॉपुलर फ्रंट पहली वाहिद तंजीम थी इंडिया के अंदर, पहले एनडीएफ, केएफडी, उसके बाद जो पीएफआई बनी, पहले वाहिद तंजीम थी जिसने आरएसएस के बारे में कहना चालू किया। इससे पहले कोई मुस्लिम तंजीम आरएसएस का अल्फाज नहीं लेता था, बीजेपी कहते थे। और ये जो हमारा एक अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंड है आरएसएस और हिंदुत्व के अगेंस्ट, शायद कोई भी ऐसा स्टैंड नहीं ले रहा है। इसलिए बीजेपी को प्रॉब्लम है। बीजेपी को हमारे से एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, बीजेपी को हमारे से आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि हम कभी भी उनके आइडियोलॉजी को सरेंडर नहीं होंगे। अभी अगर
हम हमारे से उनको आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो हमारी तारीफ करेंगे? नहीं, वो हमें मुखालिफत करेंगे। ईडी को हमारे पीछे लगाएंगे, NIA को लगाएंगे, ATS को लगाएंगे, इनकम टैक्स को लगाएंगे, सबको हमारे पीछे लगा रहे हैं। इसलिए क्योंकि हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं और पॉपुलर फ्रंट आइडियोलॉजिकली कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। इसलिए बीजेपी को हमारे से फोबिया है और इसलिए यहाँ वहाँ कुछ भी एक इशू हो, हम तो यहाँ कहते हैं कि RSS वाला अगर मलेरिया से भी मर गया तो भी ऐसा कहते हैं कि पॉपुलर फ्रंट ने मच्छर को भेजा करके। इस तरीके से उनकी एक फोबिया है हम पर। लेकिन ये फोबिया ये बताती है कि हमारे एक्टिविटी से उन्हें प्रॉब्लम हो रहा है और हमें इस चीज़ पर बड़ा नाज है। अगर हमारे एक्टिविटी से उन्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता तो हमारे एक्टिविटी की ज़रूरत क्या थी? तो हमारे एक्टिविटी से उन्हें प्रॉब्लम हो रहा है, इट इज़ आवर सक्सेस। सर, अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों में हमने देखा जब CAA NRC का मसला आया तो पूरा इंडिया का माइनॉरिटी रोड पे आ गया था। कई सारी अदर रिलीजियस फोरम ने भी मदद की थी। किसानों का मुद्दा साल से ज़्यादा निकला, एंटी मोदी की एक आवाज़ उठी थी, किसानों को कुछ लगे। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी ही आती है। तो क्या ये स्ट्रॉन्गेस्ट लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी है या वीकेस्ट अपोजिशन है? क्या रीज़न मानते हैं इस फैक्टर को आप? इसका सबसे बड़ा रीज़न जो है एक पोलराइजेशन का मतलब होता है इंडिया में 2012-13 से इंडिया में जो है एक मास स्केल पोलराइजेशन चला है। पोलराइजेशन का मतलब ये होता है आप एक दूसरे कम्युनिटी को नफरत पैदा करते हो कि ये इंटरनल थ्रेट है। जब तक ये यहाँ पर रहेंगे आप खतरे में हैं, आपके जॉब्स खतरे में, आपकी बच्चियाँ खतरे में, आपका प्रॉपर्टी खतरे में। तो RSS का एक सक्सेस क्या था कि उन्होंने इंडिया में एक बहुत बड़े सेक्शन ऑफ हिंदू कम्युनिटी के अंदर, मेजॉरिटी कम्युनिटी के अंदर उन्होंने क्या किया, उनके अंदर एक फोबिया डाल दिया है कि अगर हम यहाँ पर नहीं रहेंगे तो हिंदू खतरे में है। तो क्या हो जाता है जब इस तरीके का डर दिखाया जाता है, तब एक आदमी का जॉब नहीं है, उसके घर वालों के लाश नदी में बह रहे हैं, उसके पास लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, सब प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी जब वोट देने के लिए जाता है तब उसके प्रेशराइज किया जाता है कि आप एजुकेशन देख के वोट मत करो, आप एम्प्लॉयमेंट देख के वोट मत करो, आप फैसिलिटी देख के मत वोट करो, आप हिंदू खतरे में है सोचकर वोट करो। और बीजेपी का सक्सेस यही हुआ है। दूसरे थोड़े फैक्टर्स रहेंगे, उसमें एक फैक्टर्स जैसे आपने बताया अपोजिशन की वीकनेस भी है। देखिए, बीजेपी से लड़ना जो है 5 साल में एक बार का काम नहीं है। बीजेपी से लड़ना 5 साल में हर दिन का काम है। लेकिन हमारी अपोजिशन जो है इनविजिबल है। इंडिया में आज हम हमेशा कहते हैं इंडिया में अपोजिशन पार्टीज हैं लेकिन अपोजिशन नहीं है। अपोजिशन पार्टीज हैं, अपोजिशन नहीं है। नज़र कब आते हैं? इलेक्शन के वक्त। किसको ब्लैकमेल करते हैं? मुसलमानों को, हमें वोट दो, हमें वोट दो। इन्हें आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान वोट से कोई पार्टी पावर में नहीं आ सकती। आप अपोजिशन में आ सकते हैं, पावर में नहीं आ सकते। लेकिन 5 साल अपोजिशन का काम करते हैं नहीं है। अभी यूपी में भी देखिए, अखिलेश के रैली बता रहे थे। कब चालू हुआ काम उसका? 6 महीने पहले। 4.5 साल कहाँ था अखिलेश? खामोश था। मायावती कहाँ थी? खामोश थी। कांग्रेस कहाँ थी? खामोश थी। जब आप 4.5 साल या 5 साल आप अपोजिशन का काम ही नहीं करेंगे, फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं बीजेपी जैसे इलेक्शन मशीनरी को आप हराना, मजाक की बात है क्या? आप आंध्रा में देखिए, बीजेपी के 1 या 2 MLAs हैं। तेलंगाना में देखिए, आप बीजेपी के सिर्फ वेरी चंद MLA रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन आज फील्ड में सबसे बड़ा अपोजिशन बीजेपी है। तो बीजेपी के पास पॉलिटिकल पावर हो या ना हो, अपोजिशन का काम निभाती है। इनके पास इतने MLA MPs होकर भी अपोजिशन का काम नहीं निभा रहे, फिर आप क्या समझते हैं कि आप जीतेंगे? यूपी में आप एक चीज़ याद रखिए, बीजेपी के वोट्स कम हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि बहुत मिसमैनेजमेंट बीजेपी ने किया है। अगर अपोजिशन पार्टीज पूरा 5 साल इस मिस गवर्नेंस को एक्सपोज करती तो शायद रिजल्ट और बेटर रहता। एक खामोश रहे इलेक्शन के वक्त, ताकि बड़े बड़े रैली करें। मेरे रैली में करोड़ आ रहे हैं, मेरे रैली में लाख आ रहे हैं। करोड़ लोग आपके रैली में आएंगे लेकिन आपको वोट नहीं देंगे। ये बेसिक पॉलिटिकल कॉमन सेंस है जो अपोजिशन को नहीं पता। सर, समाजवादी पार्टी का एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी को 2,90,00,000 वोट मिलते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ 5 लाख वोट और मिल जाते तो आज हम गवर्नमेंट बना सकते थे। तो वहीं पर MIM के 20 लाख वोट आते हैं। इसी जगह उन्होंने पे खड़ा है जहाँ पे कोई जीता भी नहीं और सबको। क्या आप मानते हैं कि MIM मेजर फैक्टर प्ले किया है समाजवादी पार्टी को गवर्नमेंट से दूर रहने में? नहीं, ये असल में क्या है, मैंने उसका पूरा एक एनालाइज किया है। बहुत ही गलत एक एनालिसिस है। कहीं पूरा अगर आप देखेंगे तो 4 या 5 सीट में आप बोल सकते हैं। बाकी हर जगह जो है कहीं पर भी MIM फैक्टर या एनी अदर फैक्टर नहीं था। देखिए, गारंटी क्या है कि जो वोट MIM को गए वो वोट समाजवादी को ही जाते? क्या गारंटी है? शायद BSP को जाते, शायद कांग्रेस को जाते। तो इस तरीके के एलिगेशन आप नहीं लगा सकते। आप बताइए, देखिए, आपके खुद जब यादव कम्युनिटी आपको वोट नहीं देती है, समझे, OBCs आपको वोट नहीं देते। अगर आप देखेंगे यादव में भी जो है ऑलमोस्ट 20% वोट बीजेपी को जाकर है।
जाट में भी ऑलमोस्ट 37 to 40% वोट बीजेपी को जाकर है। जाटो नॉन जाटो दलितों में भी बहुत बड़ा एक सेक्शन बीजेपी को जाकर है। ये सबके वोट छोड़कर आप मुस्लिम वोट के ऊपर ही डिपेंडेंट है। बेसिकली क्या है, इनको इलेक्शन हारने के बाद एक स्केप गोट चाहिए। कर्नाटका में भी आप देखिए, ये पार्टी लोग कहते हैं कि SDPI की वजह से आ रहे, इसकी वजह से आ रहे करके, लेकिन वही कांग्रेस जो यूपी में और बिहार में जिसने वोट काटा, समझे, वो कांग्रेस यहाँ पर आकर दूसरों को वोट काटने का इल्ज़ाम लगाती है। ये असल में सेक्युलर पार्टीज़ का एक फेलियर है। और सेकंड चीज़ याद रखिए, डेमोक्रेसी में हर किसी को हक है इलेक्शन लड़ने का। आप इलेक्शन जीतने के लिए मैं नहीं लड़ूंगा ये ठीक बात नहीं है। मैं 5 साल इंतज़ार नहीं कर सकता, 5 साल के बाद इंडिया क्या रहेगा पता नहीं है। तो कोई भी मुस्लिम पार्टी हो, अगर वो पार्टी इलेक्शन लड़ना चाहती है, उसका हक है लड़ना, समझे, वोट मिलता है, उसका हक है वोट। आप आपके वोट के लिए काम किया, आप दूसरों को रोका नहीं सकते। सर, आज इस देश में जो सबसे बड़ा इशू जो चल रहा है, कश्मीरी पंडितों को लेकर विवेक अग्निहोत्री ने एक फिल्म बनाई है द कश्मीर फाइल्स के नाम से, जिसका एक प्रोपोगंडा किया जा रहा है। कई सारी जो भाजपा की सरकारें हैं टैक्स फ्री कर रहे हैं। कमेंट क्या करेंगे आप इस बारे में? देखिए, ये कश्मीरी पंडित का इशू जो है, ये बीजेपी ने हमेशा एक कार्ड इस्तेमाल किया है, लेकिन बीजेपी ने कभी भी कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ भी नहीं किया। हमें एक सवाल पूछना है यहाँ पर, क्या टैक्स मूवी को टैक्स फ्री करने से आपने कश्मीरी पंडितों का हक अदा कर दिया? अगर टैक्स फ्री करना था, अगर ये इशू इतना इंपॉर्टेंट था, चार्ज क्यों कर रहे हैं? 500 रुपये टिकट चार्ज क्यों कर रहे हैं? फ्री में करना चाहिए था फिल्म, और लोगों को अवेयरनेस मिल जाता। आप टिकट को भी चार्ज कर रहे हैं, बिजनेस भी कमा रहे हैं, उसके ऊपर प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं। इसका मतलब याद रखें, प्रोपेगेंडा है। नंबर 2, अब कश्मीर फाइल्स बार बार ये बोल रहे हैं। एक सिंपल सवाल हमें बीजेपी से पूछना है, बोलो चलो भाई, वहाँ पर जो कश्मीरी पंडित के साथ हुआ गलत हुआ, उनके साथ नहीं, किसी को भी अगर कत्लेआम होता है गलत ही है, कौन सही कहता है? आपने क्या किया? चलो कांग्रेस की सरकार, आप बताते कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, अलग बात छोड़ो। आपकी वाजपेयी की सरकार थी, क्या किए? 7 साल से मोदी की सरकार है, क्या किए? देखिए, ये लोग कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि इनको हमेशा इशू को जिंदा रखना है। ये इनको रिहेबिलिटेट नहीं करेंगे, ये इनको जो प्रॉब्लम्स है प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे, जस्टिस नहीं देंगे, जस्टिस की बात नहीं करेंगे लोग। देखिए, जस्टिस का क्या हुआ वो बताइए, ये लोग नहीं करेंगे। तो ये कश्मीरी पंडित का इशू जो है बीजेपी हमेशा मेंटेन करेगी, क्योंकि इनके लिए काउंटर नैरेटिव है। अब कल कुछ भी जाकर इनसे बोलो कश्मीरी पंडित का क्या हुआ, क्या हुआ, हमें काउंटर पूछना होगा, भाई आपने क्या किया कश्मीरी पंडित के लिए? नंबर 1। नंबर 2, कश्मीर फाइल्स मूवी बनाया, आपको लगता है कि जुल्म हुआ, जुल्म को इंडिया के सामने देना है, ओके ठीक है, लेकिन कश्मीर में सबसे पहला जेनोसाइड 1947 में जम्मू में हुआ, जिसमें कई मुसलमानों का जो है कत्लेआम हुआ। उसके ऊपर कौन फिल्म बनाएगा? वो फाइल्स के बाद कौन करेगा? हाशिमपुरा में, जहाँ पर PAC जो यूपी गवर्नमेंट की एक आर्म्ड फोर्स है, जिसने मुसलमानों को गोली मार के नाले में फेंक दिया, कौन उसके बारे में फिल्म बनाएगा? दिल्ली, जहाँ पर एक दिन में 3.5 से लेकर 5,000 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, कौन फिल्म बनाएगा? तो देखिए, ये एक वन साइडेड नैरेटिव नहीं। हमसे पूछेंगे, जो अगर कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ हम उसको भी कंडेम करते हैं, लेकिन जो मुसलमानों के साथ हुआ उसको भी कंडेम कीजिए। ये एक आंख से ये देखना, दूसरी आंख से देखना, ये बंद करना है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद करना है। और अगर आपको इतना इंटरेस्ट है लोगों के सामने सही बात को पहुँचाने के लिए, तो हाशिमपुरा फाइल्स भी बनाइए, गुजरात फाइल भी बनाइए। आज एक बड़ा हिपोक्रेसी देख लीजिए, यही आज कश्मीर फाइल को टैक्स फ्री कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, परजानिया फिल्म को उसने बैन किया था गुजरात में। समझे क्यों? मतलब ये नहीं दिखा सकते, वो दिखा सकते हैं। ये हिपोक्रेसी है, पॉलिटिक्स है, जिसको हमें एक्सपोज करना होगा। लास्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिजाब का जो इशू जो उडुपी के गवर्नमेंट कॉलेज से शुरू हुआ, 6 लड़कियां जो कर रही थी, इल्ज़ाम ये है कि वो जो 6 लड़कियां कर रही थी उसको आग लगाने का काम किया था कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने, कि प्ले कार्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, जिसकी वजह से आज लाखों लड़कियां प्रॉब्लम में आ गई हैं, जिसका मसला दूसरी तरह से भी हल किया जा सकता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बात वो लोग कहते हैं जिनका मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए, हमारा एक सिचुएशन कैसा है, एक इशू हो गया, आप उस इशू के बैकग्राउंड को नहीं समझते। अगर लोगों को यह लगता है कि उडुपी का इशू जो है सिर्फ एक हिजाब का इशू था, उनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई भी नहीं है, समझे। अब गुड़गांव के अंदर आप देखिए एक ट्रेंड को आप समझिए, क्या करते हैं, पहले आकर मुस्लिम्स का जो है एक राइट को आप स्टॉप करते हैं, रोड पे नमाज नहीं पढ़ना। रोड पे पढ़ने के लिए अलाउ किसने किया था? एडमिन ने अलाउ किया था। प्रोटेस्ट करते 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 फिर एडमिनिस्ट्रेशन आकर कहता है नहीं, बहुत सारा प्रोटेस्ट है, इसलिए आप नमाज बंद कर दो। सिमिलर, हिजाब पहनना बंद करो, नहीं बंद करो, फिर एडमिन और कोर्ट आकर कहता है नहीं, हिजाब पहनना बंद करो। कल ऐसा ही अजान के लिए करेंगे, कल ऐसा ही नमाज के लिए करेंगे, कल ऐसा ही हर चीज़ के लिए करेंगे। ये एजेंडा समझना है।
दूसरा चीज़ देखिए, अगर कर्नाटक का आप फॉलो करेंगे, कर्नाटका में स्कार्फ इशू पहली बार नहीं हुआ। मैं जानता हूँ 2010 में भी हुआ था, 2010 में हुआ था, बार बार हुआ था, लेकिन हमेशा एक छोटा मोटा प्रोटेस्ट बच्चे, फैमिली और कॉलेज के लोग आपस में मिलकर उसको क्या कर देते थे, सॉल्व कर देते थे। इस बार क्यों सॉल्व नहीं हुआ? इस बार सॉल्व इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बीजेपी के एमएलएज उसमें इन्वॉल्व हो गए, आरएसएस ने बड़ा कैंपेन किया, कोर्ट को प्रेशराइज किया। तो ये कहना देखिए कि एक छोटे इशू को वो लड़कियों ने अपने हक के बारे में बात की इसलिए प्रॉब्लम हुआ, असल में हमारे कम्युनिटी इसको थोड़ा जायज़ा करना है। वो लड़कियां आपसे हक पूछ रही थी, आप हक नहीं दे सके, अब आप इल्ज़ाम लड़कियों पे डाल रहे हैं, आप हक क्यों पूछे करके, ये तो सही नहीं है ना। वो लड़कियों को इतना तो आप बोलना था, नहीं भाई बुर्का मत पहनो। ये प्रॉब्लम क्या है, हमारे कम्युनिटी में चंद लोगों को जो है थोड़ा एक बैलेंसिंग एक्ट का प्रॉब्लम है। अगर ये लोग कहेंगे लड़कियों को बुर्का मत पहनो, अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। अगर ये लड़कियों को कहेंगे बुर्का पहनो, आरएसएस बीजेपी गवर्नमेंट नाराज़ हो जाएगा। अब अल्लाह को भी नाराज़ करने से डरते हैं, गवर्नमेंट को नाराज़ करने से भी डरते हैं, इसीलिए मसलियत की खामोशी, मिडल का एंगल, ये एक चीज़ चल रहा है यहाँ पर, हम वो नहीं बोल रहे हैं। देखिए आज इंडिया की हालत ऐसी है, कहीं छोटा इशू में भी अगर आपके हक को छीना जा रहा है, आपके सामने एक ही ऑप्शन है, आपका आवाज़ उठाना है। ये सोचना कौन उठाएगा? पूरी कम्युनिटी को उठाना पड़ेगा। देखिए वापस मैं लीड कौन करेगा? हाँ, सीए एनआरसी प्रोटेस्ट में कोई भी लीडर नहीं था, बिना लीडर के प्रोटेस्ट हुआ। आपको याद होगा जब ये सीए एनआरसी शुरू हुआ था, बहुत सारे मुस्लिम लीडर क्या कह रहे थे, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पेपर बनाओ, डॉक्यूमेंट बनाओ। पॉपुलर फ्रंट और फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसने हमने कहा था सीए एनआरसी को बॉयकॉट करो, हमने कहा था, हमें बहुत अपोजिशन आया था, आप गवर्नमेंट के एक पॉलिसी को कैसे अपोज कर सकते हैं। हमने कहा यहाँ पर गवर्नमेंट के पॉलिसी का प्रॉब्लम नहीं, नीयत का प्रॉब्लम है। आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट रहा तो भी आपको लोग सिटीजनशिप से निकाल देंगे। वैसे ही हुआ, लोग बड़े बड़े लीडरों ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन जब वो बच्चियाँ जाके रास्ते पर बैठे, जब वो औरतें जाके रास्ते पर बैठी, मुस्लिम लीडरशिप मजबूर हो गई उन्हें सपोर्ट करने में। तो आगे से भी आप याद रखिए, मुस्लिम लीडरशिप एक फैसला डिसीजन नहीं लेगी, मुस्लिम कम्युनिटी मुस्लिम लीडरशिप को मजबूर करेगी। सीएनआरसी में हमने ये देखा, हिजाब के इशू में भी सब लोग साइलेंट थे, कोई बात नहीं कर रहा था। जैसे ही वो बच्चियों ने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया, आ गए ना सब सपोर्ट में। आगे का ट्रेंड यही है। आप भूल जाइए वो ज़माना जब लीडर्स लीड करते थे, अब लीडर लीड नहीं करेगी, डायनामिक कम्युनिटी लीड करेगी और लीडर्स फॉलो करेंगे। सर, सबसे बड़ा इल्ज़ाम पीएफआई, एसडीपीआई, सीएफए पे ये लगता है, भले आप कितना भी सोशल काम करो, आपने मुर्दों को दफनाया, हिंदू मुस्लिम नहीं, इतना सब किया, लेकिन आप पे इल्ज़ाम ये है कि आप यूनिलेटरली आप डिसीजन लेके काम करते हो। आप जितने दूसरे पार्टियां हैं, नॉन बीजेपी पार्टी, आप उनसे मिलते नहीं हो, बात नहीं करते, अपने हिसाब से तानाशाही जैसे करना चाहते हो, इसीलिए आप पॉलिटिकल सिस्टम में आप फेल हो रहे हो। देखिए ये असल में क्या है, चंद ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो ऐसा एक अफवाह फैला रहे हैं कि पॉपुलर फ्रंट हमसे नहीं पूछती करके। नंबर 1 एक चीज़ बताइए, पॉपुलर फ्रंट जो है एक इंडिविजुअल की तंजीम नहीं है। बहुत सारे तंजीमों में क्या होता है, वही प्रेसिडेंट, वही सेक्रेटरी, वही मेंबर, अकेला आदमी क्या फ़ैसला चाहिए ले सकता है। हमारा ऐसा नहीं है, एक शुरा सिस्टम है। मैं अब नेशनल का जनरल सेक्रेटरी हूँ, अभी अक्टूबर में इलेक्शन आएगा, बदल जाऊँगा, कोई परमानेंट नहीं है यहाँ पर एक शुरा सिस्टम होता है। तो हमें एक डिसीजन लेने के वक्त एक शुरा में जाके कंसल्ट करना होता है, नंबर 1। नंबर 2, ये कहना कि पॉपुलर फ्रंट हमारे से कंसल्ट नहीं करती, ये बड़ा गलत चीज़ है। हर चीज़ में जितना पीआर वर्क, मैं कहता हूँ जितना पीआर वर्क दूसरे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के साथ पॉपुलर फ्रंट करता है, कोई नहीं करता। लेकिन क्या होता है कि थोड़े पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं जो देखते हैं कि पॉपुलर फ्रंट का कम्युनिटी में इन्फ्लुएंस जब थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहता है, वो आपको कट करने के लिए कोशिश करते हैं। और कट करने के लिए आप क्या बोलेंगे, ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाएंगे। लेकिन देखिए हम भी कहते हैं कि हम ऐसे छोटे वेस्टेड इंटरेस्ट का ख्याल नहीं करते, क्योंकि एक कम्युनिटी का आप देख लीजिए। देखिए मैं आपसे इतना जान लीजिए कि जितना हमें टारगेट कर रहे हैं, उतना टारगेट किसी को कि कोई इसके नज़दीक नहीं जाएगी। इस बार हमारा कोटा में प्रोग्राम हुआ, टेररिस्ट ये क्या क्या बताए, सारे मीडिया वाले अजब हो गए। आपको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, ऐसा लगता है कि आप AK-47 लेके घूमते हो जहाँ जी देखिए, आज बच्चे डरते हैं सर। बीजेपी के ज़माने में अगर आपको एंटी नेशनल टेररिस्ट कहा गया तो आप समझिए वो सर्टिफिकेट है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए क्या होने वाला है आगे जाकर। हम जब कहानी बताता हूँ, हम जब छोटे थे, हमारे बुजुर्ग हमारे घर में आते थे, उम्र वाले, हम लोग उनको पूछते थे आप ब्रिटिश के टाइम पे थे क्या? वो लोग हमसे पूछते थे हम ब्रिटिश के टाइम पे थे। हम लोग उनके पूछते, ब्रिटिश आपको जेल में डाले थे क्या? नहीं, मुझे जेल में नहीं डाले, समझे। तब हम उनको कहते थे इतना बड़ा एक जालिम ब्रिटिश इंडिया में है, आप ब्रिटिश के टाइम पर है, आप जेल में नहीं गए, इसका मतलब आप कुछ भी नहीं किए। वैसा ही होने वाला है। आज से 30-40 साल बाद बच्चे
हमको पूछेंगे इंडिया में जब ऐसी एक जालिम हुकूमत थी, आरएसएस इतना एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, आप पर भी प्रॉब्लम हुआ क्या? और बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं हमारे पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। तब बच्चे उनसे पूछेंगे कि इंडिया में जब इतना खतरनाक सिचुएशन हो रहा था आप पर एक भी केस नहीं पड़ा, इसका मतलब आप कुछ भी नहीं किए। हमसे पूछेंगे, हम बोलेंगे जितने यूएपीए, जितने एनआईए, जितने ईडी सब हमारे पीछे आए। और ये इज्जत है कि आज से 20-30 साल बाद बच्चे याद रखेंगे कि जब ऐसा एक जुल्म का माहौल था, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे इल्ज़ामों का और ऐसे कानूनों का और ऐसे एक हैरेसमेंट का फिक्र किए बगैर आगे गए थे। ये आने वाली नस्ल याद रखेगी, जेनोसाइड की तरफ जाने वाला। जेनोसाइड मतलब ग्रेगरी स्टैंटन जो वर्ल्ड इंटरनेशनल जेनोसाइड वॉच के जो एक डायरेक्टर हैं, जिन्होंने रवांडा का जेनोसाइड भी प्रेडिक्ट किया था, वो कह रहे हैं कि इंडिया में जो है जेनोसाइड के जो 10 स्टेज होते हैं, वो 10 स्टेज में से 6, 7, 8 स्टेज क्रॉस हो चुके हैं ऑलरेडी। हाँ, उनका ऑफिशियल उनका एक रिपोर्ट है। और ये आदमी कोई मामूली आदमी नहीं है जिसने रवांडा का जेनोसाइड प्रेडिक्ट किया था, वर्ल्ड की सबसे बड़ी जेनोसाइड एजेंसी का हेड है। वो कह रहा है ऐसे हालात आ रहे हैं यहाँ पर, जो अलग अलग स्टेजेस हैं, जो क्लासिफिकेशन का है, डीह्यूमनाइजेशन का है, डिस्क्रिमिनेशन का है, हर स्टेज हम देख रहे हैं इंडिया के अंदर हो रहा है। बड़ा प्रॉब्लम वो है, ये जो है एक जेनोसाइड की तरफ लेके जा रहे हैं। और ये कश्मीर फाइल्स हो रहा है, कश्मीर फाइल्स की जो मूवी के बाद बाहर आकर जो आप देखते हैं एकदम बड़का वो बयानात हो रहे हैं, वो बयान में वो लोग किसको गाली दे रहे हैं? क्या कश्मीर के टेररिस्ट को दे रहे हैं, पाकिस्तान को दे रहे हैं? नहीं, वो गाली किसको दे रहे हैं? इंडिया के मुसलमानों को दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? गद्दारों को गोली मारो सालों को, ये कह रहे हैं फिल्म देखते देखते वीडियोस हैं जिसके। जी, तो ये क्या है? जेनोसाइड को प्रमोट किया जा रहा है, तो ये बड़ा डेंजरस ट्रेंड है। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। ये थे पीएफआई के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अनीस अहमद साहब, जो कई सारे चीज़ों के बारे में डिटेल से हमको बताया। आखिर में मैं अल्लामा इकबाल के शेर को पढ़ना चाहता हूँ कि ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना रहेगी दास्तानों में। वक्त आ गया है अपने बच्चों को बच्चियों को इल्म से मालामाल करो, डॉक्टर इंजीनियर पुलिस ऑफिसर सिखाओ और वो अखलाक सिखाओ कि क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके साथ मिलजुल कर रहना है। बकिया खबरों के लिए जुड़े रहिए बेंगलुरु अखबार के साथ। मैं हूँ आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी।